वेलकम टू ईजेफ अकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन विजिट दैट। टुडे आई विल टेल यू कोर्स में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। तो इसमें है पेपर 1, इसका सेक्शन ए। सबसे पहला यूनिट है इसमें सिल्वी कल्चर, जिसमें है जनरल सिल्वी कल्चर प्रिंसिपल्स। यूनिट नंबर 2 इज सिल्वी कल्चर सिस्टम्स के बारे में आएगा इसमें। देन सिल्वीकल्चर इसमें है मैंग्रोव, कोल्ड डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज। फिर है सेक्शन 2, इसमें आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राइबोलॉजी। देन इसके यूनिट 2 में आता है सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल का कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट। देन यूनिट 3 में है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। यूनिट 4 में है ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। फिर आता है पेपर 2, पेपर 2 का सेक्शन ए। तो इसमें पहला यूनिट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। यूनिट 2 है फॉरेस्ट का वर्किंग प्लान। यूनिट 3 फॉरेस्ट मैंस्चुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग। देन फोर्थ यूनिट सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। फिर पेपर 2 का सेक्शन बी, इसका पहला यूनिट है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एथनोबॉटनी। देन यूनिट 2 इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। यूनिट 3 इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। यूनिट 4 फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये है फॉरेस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका पेपर है 2024 का, इसका हम देखते हैं फॉरेस्ट्री का पेपर 1। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चंस है। बाकी के 6 क्वेश्चंस में से उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं। 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और बी। दोनों में से 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन दोनों में से ही कंपलसरी है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो किसी भी एक सेक्शन से आप कर सकते हो। तो हम इस 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें सेक्शन ए है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलुसिडेट द फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ बैम्बूज। बैम्बू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें पूछा गया है कोल्ड एरिड फॉरेस्ट वेजिटेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन से रिलेटेड, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ट्री स्पीशीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बाय विच देयर फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि एनिमोफिली, जूफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, ये सारे मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस पूछा गया है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिल्वी कल्चरल सिस्टम्स के बारे में। देन डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इसमें है रीजनरेशन फैलिंग, फैलिंग सीरीज, सीडलिंग फैलिंग, सेकेंडरी फैलिंग, फैलिंग साइकिल, इन सबको एक्सप्लेनेशन देना है इनका। देन राइट इन ब्रीफ ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ कोल्ड डेजर्ट एरियाज इन इंडिया। देखो कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट्स और दूसरा कोल्ड डेजर्ट्स, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। डेजर्ट का मीनिंग होता है लो प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे भी लो प्रोडक्टिविटी होगी दैट इज डेजर्ट। तो ये हॉट यानी कि गर्म इलाकों में पाए जाने वाले भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटार्कटिक है, आर्कटिक है, ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो इंडिया के जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। डेजर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, जब डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे की प्रोडक्शन होता है, किसी कुछ ना कुछ स्पीशीज ग्रो करती हैं, उन स्पीशीज का भी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। इसका रिस्टोरेशन प्लान भी पूछा गया है। Then next is pruning. Pruning is important tending operation in plantation forestry, और इसको जस्टिफाई करने के लिए पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन पेपर। तो हम देख सकते हैं आप किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके कोर्स में सॉल्व करवाए जाएंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं। सो नंबर 1, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा करंट अफेयर्स, देखो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट लॉ में कोई चेंज होता है, या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ करती है, एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वो आपका करवाया जाएगा आपको। बाई वीकली टेस्ट विल बी कंडक्टेड, रिविजन क्लासेस, और आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको सॉल्व करवाए जाएंगे अंडर द कोर्स। तो आज की क्लास हम डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं।
फॉरेस्ट की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक पब्लिश करी जाती है, इसको पब्लिश कौन करता है? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हर 2 साल में अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कि फॉरेस्ट का जो स्टेटस है पूरी कंट्री में, लाइक कहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहा है एरिया, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट का एरिया, किस तरीके के प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं, द बायोलॉजिकल एनालिसिस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एफएसआई, जो फॉरेस्ट को ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफाइन करते हैं फॉरेस्ट को। सबसे पहले मिनिमम एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा, यानी कि कोई भी जगह जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, मोर देन अ हेक्टेयर, और उसमें क्राउन कवर का परसेंटेज है ग्रेटर देन 10%। क्राउन कवर क्या होता है? क्राउन कवर मीन्स परसेंटेज ऑफ द सरफेस ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इज अंडर ट्री कैनोपी, यानी कि कोई भी एरिया उसके 10% पार्ट में ट्री कवर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे पूरा एरिया जो है इसका, यहाँ पे 80 to 90% जो एरिया है उसमें क्राउन कवर है। देन यहाँ पे यू कैन सी हियर इट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे जो क्राउन कवर है ये आपको कम दिखाई देगा, वी कैन से लाइक 50-60% के अराउंड, दिस इज क्राउन कवर। देन ओपन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको ट्री कवर और भी कम दिख रहा है। देन दिस इज स्क्रब। तो क्राउन कवर का क्या मतलब है कि, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरिया है उसका कितना परसेंट एरिया ट्री से कवर है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्राउन कवर। तो जो क्राउन कवर है वो 10% से ऊपर होना चाहिए, और एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और वहां पे जो ट्रीज ग्रो कर रही हैं उनकी मिनिमम हाइट कम से कम 2 मीटर से ऊपर की उनकी हाइट होनी चाहिए। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। फॉरेस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट में इन द 7th शेड्यूल। तो हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कंकरेंट लिस्ट है। एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उन पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे कि इसमें है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स उस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, और इसी में आता है फॉरेस्ट, देन ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे। तो जो फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इट मीन्स दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं। अब ये हुआ कब था? इनिशियली जो फॉरेस्ट था वो स्टेट लिस्ट में था, इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक्सक्लूसिव राइट्स थे फॉरेस्ट पे लॉ बनाने के लिए। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसी से फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अभी प्रेजेंटली फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, और इस पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 51 AG। तो ये आर्टिकल 51 AG ये बताता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सिटीजन का? दैट हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है अपने नेचुरल एनवायरमेंट को, जिसमें कि फॉरेस्ट आ जाता है, वाइल्ड लाइफ आ जाता है। तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। इसके साथ ही आर्टिकल 48A है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, और ये मैंडेट करता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है उसका काम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना। एनवायरमेंट में ही आ जाता है, एनवायरमेंट के साथ ही फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से स्टेट की और प्लस सिटीजन्स की दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अब इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो करेंटली गवर्नड होते हैं बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के थ्रू। तो हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, इट इज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करता है, जो भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज है उनका। एंड फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। तो एफएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 25.17%। ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल में रिलीज होती है। तो इसके हिसाब से अभी एट प्रेजेंट इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो है 25.17%। लेकिन हमारा जो गोल है वो कितना है?
दैट इज कि हमें 33% ऑफ एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंडर लेके आना है। दैट इज अवर, हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका गोल ये है कि हमारा इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 33% एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, उसमें फॉरेस्ट होने चाहिए 33%। लेकिन अभी कितना हमने फुलफिल किया है, 25.17% एरिया हमारा फॉरेस्ट में है। तो अभी इसको हमें इंक्रीज करना है अप टू 33%। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट को। देखो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनोपी डेंसिटी, यानी कि कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है या ट्री कवर है, उसके हिसाब से हम इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पे ट्री कवर कितना होगा, 70% से ज्यादा। देखो दिस इज द वेरी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे लगभग 70% से ज्यादा एरिया में ट्री कवर है। देन नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस, यानी कि 40 to 70। अब यहाँ पे दिस इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 70% से लेके 40% के एरिया में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। देन ओपन फॉरेस्ट यानी कि अब इसमें दिस इज ओपन फॉरेस्ट, यहाँ पे 40 to 10%, यानी कि 10% से ऊपर 40% से कम के एरिया में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर होगा, इसे हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। तो ये तीनों आ जाते हैं फॉरेस्ट की कैटेगरी में। अब अगर 10% से कम है अगर फॉरेस्ट कवर, तो फिर वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, फिर वो फॉरेस्ट में नहीं आता। देन वो हो सकता है स्क्रब, वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्क्रब, या फिर नॉन फॉरेस्ट एरिया भी हो सकता है। नॉन फॉरेस्ट एरिया यानी कि एनी एरिया नॉट इंक्लूडेड इन द अबव क्लासेस, जो कि इन चारों कैटेगरी में नहीं आएगा, इट मीन्स कि वो क्या है, एक नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू कैनोपी डेंसिटी 3 कैटेगरी हो सकती है फॉरेस्ट की, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, जो कि ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया था, इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज फॉरेस्ट की दी हुई थी। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इसके अलावा एक आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, उसे हम डीम्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो आपका 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से आप एक्सप्लेन करिए रिजर्व फॉरेस्ट को, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब है डीम्ड फॉरेस्ट। देखो तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये चारों कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड या डीम्ड फॉरेस्ट। तो इसमें पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये डिक्लेरेशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो फॉरेस्ट की जो एरिया है उसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होती है। इसमें जो ट्रीज हैं उनको कट करना, ग्रेजिंग करना, वहां से कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, फिशिंग, क्वारिंग, हंटिंग, ये सब कुछ यहाँ पे बैन होता है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। तो अगर कोई भी इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज करते पाया गया तो उसको फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है बहुत ज्यादा ये प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। देखो इंडिया का सबसे पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो था सतपुड़ा नेशनल पार्क एमपी में। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एमपी एंड दिस इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट का एरिया है उसका 50% जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है जैसे कि हंटिंग, ग्रेजिंग, जो कि सस्टेनेबल हो, वो वहां पे अलाउड होगा। किसको, जो कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वहां पे जो लोग रहते हैं उनको ये एक्टिविटीज एक सस्टेनेबल मैनर में अलाउ करी जाती हैं। कहाँ पे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ताकि जो लोग वहां पे रहते हैं उनका लाइवलीहुड इंश्योर हो सके, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स का सस्टेनेबल यूज कर सके। फिर आते हैं विलेज फॉरेस्ट। अब विलेज फॉरेस्ट क्या है, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे जो कम्युनिटीज रहती हैं, जो उनके विलेजेस होते हैं, उन विलेज कम्युनिटी को ही स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट को असाइन कर देते हैं और वो उनका यूज कर सकते हैं। देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तो ऑलरेडी अलाउड होता है, हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सब अलाउड होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता। तो रिजर्व फॉरेस्ट का ही कुछ पार्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देती है वहां पे रहने वाले जो कम्युनिटीज है उनको, कि वो यूज कर सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का, तो उसे हम कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट क्या है,
दीज आर द रिजर्व फॉरेस्ट, ये रिजर्व फॉरेस्ट ही होते हैं विच आर असाइंड टू अ विलेज कम्युनिटी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दीज आर द विलेज फॉरेस्ट। अब इसके अलावा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसमें डीम्ड फॉरेस्ट की भी बात होती है। तो व्हाट आर द डीम्ड फॉरेस्ट? डीम्ड फॉरेस्ट वो एरियाज हैं दैट आर नॉट फॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। तो ये ऐसे फॉरेस्ट हैं, देखो जितने भी फॉरेस्ट हैं इंडिया के, वो सब रिकॉर्डेड होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में कि ये जो एरियाज हैं ये फॉरेस्ट के अंडर में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एरियाज हैं जिनका कैरेक्टर तो फॉरेस्ट जैसा ही होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डीम्ड फॉरेस्ट। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? इस तरीके की लैंड एरियाज जिनका कैरेक्टरिस्टिक तो फॉरेस्ट की तरह है। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी लैंड जिसका एरिया है 1 हेक्टेयर से ज्यादा और जिसमें ट्री कैनोपी 10% से ऊपर है। तो इस तरीके का कोई भी लैंड है जो 10 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड एरिया और 10% ट्री कैनोपी है, तो वो है तो फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। लेकिन वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एज अ फॉरेस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डीम्ड फॉरेस्ट। तो इंडिया का जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका 1% जो फॉरेस्ट है वो डीम्ड फॉरेस्ट में ही आता है। इट मीन्स कि वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो डीम्ड फॉरेस्ट आर द एरियाज जो पजेस करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉरेस्ट, लेकिन ऑफिशियली वो डेजिग्नेटेड नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड, ऑफिशियली वो क्लासिफिकेशन उनका एज अ फॉरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं। दे हैव फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स उनमें ट्री कवर है जो कि 10% से ऊपर होगा, उसमें वेजिटेशंस हैं, उनका इम्पोर्टेंस भी है बिकॉज जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं दे आर क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वो क्रूशियल भी है। तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर लीगल डेफिनेशन नहीं है। इट मीन्स कि वो लीगली फॉरेस्ट नहीं है, सो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट देम इफेक्टिवली। क्योंकि इंडिया में जो भी फॉरेस्ट है उनका उनका कंजर्वेशन कैसे होता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसके अंडर में ही सारे फॉरेस्ट कंजर्व होते हैं। लेकिन जो डीम्ड फॉरेस्ट है इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में वो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसकी वजह से डीम्ड फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी कंट्रोवर्शियल इशू की वजह से यहाँ पे केस हुआ था 1996 में, टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था फॉर डीम्ड फॉरेस्ट के लिए। तो 1996 तक, जब तक कि ये केस नहीं हुआ था, तब तक जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अप्लाई करते थे सिर्फ उन एरियाज में जो नोटिफाइड होती हैं अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जितनी भी एरियाज को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है वहीं पे ये अप्लाई होता था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। लेकिन 1996 में जब ये केस होता है टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन को ये एक्सपेंड कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के अंडर में क्या क्या आएगा? पहला तो वो सभी एरियाज जो रिकॉर्डेड है एज अ फॉरेस्ट, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कोई भी एरिया जो एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है वो तो फॉरेस्ट आएगा ही। दूसरा, कोई भी एरिया जो कंफर्म करती है टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको जो फुलफिल करता है उसको फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। अब फॉरेस्ट का डिक्शनरी मीनिंग होता क्या है? देखो, डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, कोई भी ऐसा लैंड एरिया जो कि कवर है ट्रीज से और प्लांट से, यूजुअली लार्जर देन ए वुड, जो एक वुड होता है, वुडलैंड है, उससे थोड़ा सा जो बड़ा एरिया है उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा एरिया जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है उसको फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा और उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना जजमेंट दिया था और इसके साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी जो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सी एरियाज को एज अ फॉरेस्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। तो देखो 2024 का जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इनको डिफाइन करिए। तो ये क्वेश्चन
फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को और किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मेनली फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लाइमेट के बेसिस पे होता है, क्योंकि किसी भी एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट है, क्या वहाँ पे रेनफॉल का स्टेटस है, कितना वहाँ पे टेम्परेचर होता है, एनुअली क्या वेरिएशन है, उन पे ही डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप होगा। तो एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे जनरली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करते हैं। अगर एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है तो मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पे पाया जाता है। 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में है तो वहां पे ड्राई डेसिडुअस या फिर ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। 25 टू 50 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है वहां पे होते हैं ड्राई थॉर्नी स्क्रब, जिसे हम सेमी एरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल है तो वहां पे डेजर्ट ग्रो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हिसाब से रेनफॉल और टेम्परेचर, इसी के बेसिस पे हम इंडियन फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। इंडिया में फॉरेस्ट के मेनली 5 टाइप्स हैं और जिसको कि 16 सब टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड वन इज माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर है एल्पाइन फॉरेस्ट। अब इसके भी ये 16 सब टाइप्स हैं, पांचों फॉरेस्ट टाइप के 16 सब टाइप्स हैं। तो हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। देखो, इंडिया में जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है वो किस टाइप के फॉरेस्ट का है? दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। 37% ऑफ फॉरेस्ट कवर इसी का है। तो हम मैप में देख सकते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, दिस वन, ये वाला जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे नॉर्थ यूपी में, नॉर्थर्न रीजन में भी आपको मिलेगा, ईस्ट में भी है, देन वेस्टर्न पार्ट में भी आपको मिलेगा, ऑल्सो इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ये कवर करता है 37% ऑफ फॉरेस्ट एरिया को। सेकेंड नंबर पे है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, जो कि 28% एरिया को कवर करता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, दिस इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये वाला जो एरिया है, दिस वन। तो ये कितना है? ये भी पूरा कवर करता है, ऊपर नॉर्थ से लेके सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया को ये कवर करता है, एक्सेप्ट वेस्टर्न जो रीजन है इसे छोड़ के बहुत बड़े रीजन को ये कवर करता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसमें भी फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। देखो, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ जाते हैं 4 टाइप्स: ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। तो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा रेनफॉल बहुत ज्यादा है, ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है एंड ईस्टर्न पार्ट में भी। तो यहाँ पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल यहाँ पे पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी 77% से ज्यादा पाई जाती है। ड्राई सीजन यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे रेनफॉल होते रहता है। तो बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे थिक कैनोपी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के? सबसे पहले तो ये दीज आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? अगर आप नॉर्थ में जाओगे, हिमालयन रीजन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है ड्राई सीजन और एक आता है वेट सीजन। तो ड्राई सीजन में क्या होता है, बिकॉज रेनफॉल ना के बराबर है, बहुत कम है, या फिर नो रेनफॉल, तो दैट्स वाई यहाँ पे होता है लीफ फॉल। क्योंकि जब ड्राई कंडीशन हो जाती है और पेड़ जो प्लांट है उसे वाटर को कंजर्व करना है, तो उस केस में ये अपने जो लीफ है, बिकॉज लीफ जो होती है उनमें स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटास इसमें पाया जाता है, जहां से कि ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। तो दैट्स वाई इन प्लांट्स में लीफ फॉल हो जाता है
ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सके। तो ये कब होता है? ड्राई सीजन में होता है। तो अगर आप नॉर्थ के फॉरेस्ट में जाओगे तो एक ऐसा सीजन आपको मिलेगा जैसे कि मार्च अप्रैल का सीजन, जिस टाइम पे काफी ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है। तो उस टाइम पे जितने भी पेड़ हैं उनमें लीफ फॉल आपको मिलेगा, एक साथ लगभग सारे प्लांट्स में लीफ फॉल आपको मिल सकता है। लेकिन जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल लगातार होते रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ के जितने भी ट्रीज हैं उनमें अलग अलग टाइम पर लीफ फॉल होता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सब में एक साथ लीफ फॉल नहीं होगा। एक टाइम पे प्लांट में लीफ फॉल हो रहा है, दूसरे मंथ में इसमें होगा लीफ फॉल, फिर तीसरे मंथ में इस पर लीफ फॉल होगा। तो इट मीन्स कि दीज ट्रीज, ये जो ट्रीज है, डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर। इनमें एक साथ लीफ फॉल नहीं होता है, इसीलिए हम इन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इसे कहते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो ट्रीज हैं, उनकी लेंथ 45 टू 60 मीटर तक की भी हाइट तक ये पहुंच जाते हैं, बिकॉज इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, ग्राउंड लेवल पे सनलाइट की कमी रहती है। तो दीज प्लांट्स स्ट्रगल फॉर सनलाइट, सनलाइट के लिए इनमें काफी स्ट्रगल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मेन प्लांट है, और ये जो क्लाइंबर है दिस प्लांट, ये इसे हम कह सकते हैं दिस इज एपीफाइट। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, जो जो छोटे प्लांट होते हैं, इस तरीके के जो बड़े प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं, इनको हम कहते हैं एपीफाइट। तो एपीफाइट इस प्लांट के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है ताकि इसको सनलाइट मिल सके। देन यहाँ पे अंडर ग्रोथ बहुत कम मिलेगी। अंडर ग्रोथ मतलब कि जो दीज आर द प्लांट्स, दीज आर द बिग प्लांट्स। अब इसका जो ग्राउंड एरिया में जो प्लांट्स हैं वो काफी कम आपको मिलते हैं, बिकॉज सनलाइट नीचे बहुत कम पहुंच रहा है, दैट्स वाई। अब नीचे जो प्लांट्स आपको मिलेंगे वो उस तरीके के प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट की कम जरूरत होती है। उन्हें हम क्या कहेंगे? शेड लविंग प्लांट्स भी हम उनको कह सकते हैं, जिन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है सनलाइट की। तो अंडरग्रोथ में आपको मिलेगा जैसे बैम्बू है, फर्न है, दीज आर द फर्न्स, ये फर्न है। क्लाइंबर्स हैं, दीज आर द क्लाइंबर्स। ऑर्किड्स हैं, दीज आर द ऑर्किड्स। ये पाए जाएंगे ग्राउंड लेवल पे। देन नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो एरियाज हैं ये कंपैरेटिवली ड्राई है एज कम्पेयर टू जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे कि 250 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल कितना है? 200 से 250 सेंटीमीटर, तो लेस देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। अब ये कहाँ पे, कौन से एरियाज में पाया जाता है? देखो, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस वन, दीज एरियाज यू कैन सी हियर इन द वेस्टर्न घाट्स में ये भी आपको ये मिलते हैं, प्लस नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये आपको मिलेंगे, जहाँ पे कि ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन के ही एरिया में है। लेकिन इन एरियाज में बिकॉज थोड़ा सा रिलेटिवली कम रेनफॉल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर है 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% के आसपास में मिलती है। अब इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है दे आर लेस डेंस, थोड़ा सा कम डेंस होंगे ये, और यहाँ पे ग्रीगेरियसनेस पाई जाती है। ग्रीगेरियसनेस का मतलब क्या होता है? प्योर स्टैंड। प्योर स्टैंड का मतलब है एक सिंगल स्पीशीज पाई जाएगी एक जगह पे। तो प्योर स्टैंड क्या है? देखो, दिस इज हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया। जो रेन फॉरेस्ट है, हमारे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, वहां पे पाया जाता है बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स कि ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, ये स्पीशीज सी है, बहुत सारी स्पीशीज आपको एक ही जगह पे मिलेगी, उसे हम कहते हैं हाई डाइवर्सिटी। लेकिन ग्रीगेरियसनेस का मतलब होता है कि एक जगह पे आपको एक ही तरीके की स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज आपको उस एरिया में 80-90% जो प्लांट्स है वो एक ही स्पीशीज के पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर स्टैंड या फिर ग्रीगेरियसनेस। तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ग्रीगेरियसनेस मिलता है, यानी कि प्योर स्टैंड वहां पे मिलता है। अब यहाँ के जो ट्रीज हैं वो बटरस्ट ट्रीज आपको मिलते हैं विद अबंडेंट एपीफाइट्स। एपीफाइट्स काफी यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब इनका ये जो बटरस्ट ट्रंक है, इनका काम क्या है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। देखो, ये जो एरियाज हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट जहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे बिकॉज एक्सेसिव रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो जो सॉइल है, सॉइल का जो ऊपर का रीजन है, सॉइल के ऊपर के रीजन में ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
मिनरल्स वगैरह सब कहाँ पे पाए जाएंगे, ऊपर की लेयर में पाई जाती है। तो जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, वो पानी में यानी कि इस रेनफॉल में मिक्स होके डिसॉल्व होके नीचे की लेयर्स में पहुंच जाते हैं। अब जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स हैं वो नीचे लेयर तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है सॉइल के ऊपर की लेयर में। उस कमी को पूरा करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया में ये फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को ये एब्सॉर्ब कर सकें। तो दीज आर द बटरस्ट ट्रंक, तो जो आपको मिलते हैं रेन फॉरेस्ट एरिया में, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन जो एरियाज हैं वहां पे आपको उन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। देन है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब डेसिडुअस का क्या मतलब होता है, डेसिडुअस वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे कि लीफ फॉल होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक सीजन होगा जो कि डिस्टिंक्टिवली जहाँ पे ड्राई कंडीशन होगी, पानी की कमी होगी, इसीलिए वहां पे लीफ फॉल होगा। तो जो इंडिया का जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है 37%, वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस का ही है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, दिस एरिया जो कि पूरा नॉर्थ को कवर करता है, ईस्टर्न एरिया को कवर करता है, वेस्टर्न पार्ट में भी ये पाया जाएगा, सेंट्रल इंडिया में भी पाया जाता है, एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां पे भी ये मिलेगा। अब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल है 100 से 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर है अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एंड एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई जाती है 60 से 75% के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका, कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ये क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। तो जो समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में रेनफॉल भी हो जाता है, लेकिन जो अर्ली समर का जो टाइम होता है जब रेनफॉल नहीं हो रहा है उस टाइम पे क्योंकि ड्राई कंडीशन होती है, तो एट दैट टाइम वहां पे लीफ फॉल होगा। वेन सफिशियंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल, तो इनमें लीफ फॉल होगा। फेयरली कंप्लीट अंडर ग्रोथ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, डेंसिटी कम है प्लांट्स की, तो जो सनलाइट है वो नीचे जमीन तक पहुंच रही है, तो इसलिए जो नीचे का जो एरिया है, ग्राउंड एरिया है, वहां पे भी वेजिटेशन पाया जाएगा, वेजिटेशन ग्रोथ मिलेगी आपको अंडर ग्रोथ में भी। अब ये जो एरियाज हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो एरियाज हैं, ये बहुत सारी एरियाज यहाँ पे कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये कट कर दिए गए हैं। ऑल्सो दे आर कंपेरेटिवली इजी टू एक्सप्लॉइट। देखो यहाँ पे ग्रीगेरियसनेस पाया जाता है, नहीं कि प्योर स्टैंड, मतलब एक ही तरीके की स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज ए है, उसके बहुत सारे प्लांट आपको एक ही जगह पे पाए मिल जाएंगे, तो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है उससे। सो दैट्स वाई ये जो एरियाज हैं काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट कौन से होता है, जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, दीज आर द कोस्टल एरियाज, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं लिटोरल फॉरेस्ट। अब जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे कैसा वाटर मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर भी मिलेगा और ब्रैकिश वाटर भी मिलेगा। फ्रेश वाटर जो कि रिवर का पानी आ रहा है, और ब्रैकिश वाटर यानी कि जो सी का पानी है, जो सॉल्ट वाटर भी है, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। सी वाटर में सॉल्ट का कंटेंट अप्रोक्स 35 ppt से ऊपर होता है, जबकि जो फ्रेश वाटर है, रिवर का जो वाटर है, उसमें लेस देन 5 ppt। पीपीटी मीन्स पार्ट्स पर 1000। तो इस कंडीशन में, इस सॉल्टी कंडीशन में इनको सरवाइव करना होता है, तो ये अडेप्टेड हो, इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। दूसरा है स्वाम्प फॉरेस्ट। स्वाम्प मतलब जहां पे भी आपको पानी मिलेगा, जैसे कि इस एरिया में वाटर है, ठीक है, वाटर लॉक्ड जो कंडीशंस होती है वहां पे जो प्लांट्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाम्प फॉरेस्ट। तो इंडिया में ये पाया जाता है, जैसे गंगा का जो डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितने भी हमारे रिवर्स हैं, वहां का जो डेल्टा वाला जो एरिया है वहां पे पानी, वाटर लॉक्ड कंडीशंस वहां पे पाई जाती है, वहां पे जो फॉरेस्ट मिलता है उन्हें हम कहते हैं स्वाम्प फॉरेस्ट। तो ये हो गया मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसकी की 4 टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट एसिडुअस, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट इज ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें 3 टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो फर्स्ट वन इज ड्राई एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो ये तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे मिलता है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिलता है। तो इस एरिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे मॉनसून का रेनफॉल तो होता ही है, साथ में विंटर रेनफॉल भी होता है। तो जब मॉनसून रिट्रीट करते हैं, पहले तो मॉनसून आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो रेनफॉल करेंगे रेनी सीजन में, उसके बाद
फिर मॉनसून रिट्रीट करते हैं, तो वापस जब जा रहे होते हैं मॉनसून, उस टाइम पे वो तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे काफी रेनफॉल करते हैं। तो 2 बार यहाँ पे रेनफॉल होगा, विंटर में भी और मॉनसून में भी। तो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर का। एनुअल टेम्परेचर अप्रोक्स 28 डिग्री सेल्सियस का एनुअल टेम्परेचर पाया जाता है। एवरेज ह्यूमिडिटी यहाँ पे 75% के आसपास में पाई जाती है। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स मिलते हैं दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड, मतलब कि उनकी जो हाइट है काफी कम मिलेगी आपको। ज्यादातर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कट कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। ऑल्सो वहाँ पे कैजुरिना प्लांटेशन भी वहाँ पे काफी किया गया है। दीज आर द कैजुरिना प्लांट्स। कैजुरिना प्लांटेशन जो है किन किन स्टेट्स में किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ये कैजुरिना प्लांटेशन किया जाता है। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। ये जो प्लांट है ये काफी रैपिडली ग्रो करता है, केयर फ्री स्पीशीज है, मतलब इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर कोस्टल एरिया में हम इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दीज कैजुरिना प्लांट्स को, तो जब भी कोई स्टॉर्म वाली सिचुएशन आती है उसको ये थोड़ा कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस डैमेज को ये कम कर सकते हैं। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, जो भी वेस्ट लैंड है जहाँ पे कि कोई प्लांट नहीं है वहां पर कैजुरिना को इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। ऑल्सो ये काफी अच्छा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, फ्रैंकिया, सॉइल बैक्टीरिया है फ्रैंकिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। 28% एरिया को ये कवर करता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यू कैन सी, जो कि नॉर्थ में भी है। देन दिस कंप्लीट एरिया को ये कवर कर रहा है, सेंट्रल इंडिया प्लस साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया। अब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल है 100 से 150 सेंटीमीटर। ये पाया जाता है इरेगुलर वाइड स्ट्रिप में, आप देख सकते हो काफी इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। हिमालयास से लेके ये कन्याकुमारी नीचे साउथ में पूरा फैला हुआ है। अब ये नहीं पाया जाता है राजस्थान, वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इन एरियाज में ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है तो डेसिडुअस का मतलब क्या है कि यहाँ पर लीफ फॉल होगा ड्राई सीजन में। कच्छ। द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है ये उन एरियाज में पाया जाएगा जहाँ पे कि डेजर्ट लाइक कंडीशन है, बहुत कम रेनफॉल होगा। देखो एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जहाँ पे होता है। तो जो हमारा वेस्टर्न रीजन है, राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, सौराष्ट्र, ये वाला जो रीजन है, राजस्थान का जो रीजन है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन ड्राई कंडीशंस जहाँ पे पाई जाती है। एंड ऑल्सो दिस रीजन ऑफ महाराष्ट्र का जो रीजन है, आंध्रा का जो ड्राई रीजन है, वहां पे पाया जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो एनुअल रेनफॉल इज वेरी लेस, 75 सेंटीमीटर से भी कम। ह्यूमिडिटी भी कम है, 50% से कम है। मीन टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे पाया जाता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो क्योंकि रेनफॉल काफी कम है यहाँ पे, ट्रीज जो है वो काफी छोटे होते हैं, 6 to 10 मीटर तक की इनकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है। वाइडली स्कैटर्ड काफी दूरी पे पाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो पाए जाते हैं एकेशिया, यूफोर्बिया, ये काफी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा नीम, बबूल, कैक्टस, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया। द नेक्स्ट इज माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब जो हिली एरियाज है, जो माउंटेन एरियाज है, वहां पे हम फॉरेस्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं, देखो वहां पे फॉरेस्ट का स्टडी करी जाती है उसके ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे। तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है किस ऑल्टीट्यूड पे, 1000 to 2000 मीटर तक का। तो 1000 to 2000 मीटर तक आपको मिलेगा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर 2000 मीटर से जब हम ऊपर जाएंगे 3000 तक, तो ये जो एरिया है 2000 to 3000, यहाँ पे मिलेगा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट इस एरिया में। फिर जब हम इससे भी ऊपर जाएंगे 3500 तक हम जब पहुंच जाएंगे तो इस एरिया में हमको मिलेगा एल्पाइन फॉरेस्ट। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ही माउंटेनियस रीजन में फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहला है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि 1000 to 2000 की जो एरिया है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें भी इसके भी 3 सब कैटेगरीज हैं, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, देन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल,
देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। तो फर्स्ट वन इज सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, दिस वन। अब ये जो ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पाया जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में। देखो हिमालयाज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये है वेस्ट हिमालय, और ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ये आ जाता है ईस्ट हिमालय में, और ये है सेंट्रल हिमालयास। तो जो हमारा ईस्ट हिमालय है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, तो ईस्टर्न हिमालय में यहाँ पे 1000 to 2000 मीटर पे जो माउंटेन्स हैं वहां पे पाया जाता है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। तो इन एरियाज में जो मीन एनुअल रेनफॉल है 75 से 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, और एनुअल टेम्परेचर 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। अब किस तरीके के प्लांट यहाँ पे होते हैं? एवरग्रीन स्पीशीज आपको मिलेंगे, जिसमें कि मेन जो स्पीशीज है इसमें आता है ओक है, चेस्टनट, ऐश, बीच, साल, पाइन, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ये पाया जाता है वेस्टर्न हिमालयास में। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज अ वेस्टर्न हिमालयास। तो वेस्टर्न हिमालय में 1000 to 2000 की जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वहां पे पाए जाएंगे सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखो यहाँ पे पाइन या फिर जो चीड़ के जो पेड़ हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं, वो भी प्योर स्टैंड में। प्योर स्टैंड में मतलब कि एक ही टाइप के जो प्लांट है, एक ही स्पीशीज आपको उस एरिया में मिलेगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टिम्बर है जो कि फर्नीचर, बॉक्सेस, बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में ये काम आता है। इसके अलावा रेजिन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो अब ये जो हिमालयन रीजन है यहीं पे ये मिलता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो दिस वन आप देख सकते हो, इस कलर से आपको दिखा जाएगा। तो ये मिलता है भाबर शिवालिक वाला जो रीजन है वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न वाला जो रीजन है वहां पे ही मिलेगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, बीच बीच में एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये वेस्टर्न हिमालय में मिलता है 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर। अब यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है 50 to 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल मिलता है। समर्स में टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा और विंटर्स आर कोल्ड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के? देखो लो स्क्रब फॉरेस्ट, काफी शॉर्ट हाइट के प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। स्मॉल एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज, स्टंटेड का मतलब होता है लो हाइट। श्रब्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे है ऑलिव, एकेशिया मोडेस्टा, पिस्टाचिया, ये यहाँ की प्रीडोमिनेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो टेम्परेट का मतलब क्या है कि अब टेम्परेचर भी यहाँ पे कम होगा, बिकॉज ये ज्यादा हाइट पे मिल रही है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? ये 2000 to 3000 का जो ऑल्टीट्यूड है वहां पे ये आपको मिलेंगे। तो इसमें भी 3 टाइप्स हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट एंड ड्राई टेम्परेट। तो फर्स्ट वन इज माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये मिलते हैं हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। देखिए माउंटेन वेट टेम्परेट, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, दिस रीजन एंड ऑल्सो दिस रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये पाया जाता है 1800 से 3000 मीटर की हाइट पे, और एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 150 से 300 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल पाई जा रही है। इट मीन्स की वेरी हाई रेनफॉल यहाँ पे मिल रही है, इसीलिए वेट टेम्परेट फॉरेस्ट इनको हम कहते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर 11 से 14 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि अब ये हाई ऑल्टीट्यूड पे ये पाए जा रहे हैं। देखो 3000 मीटर तक के ये मिल रहे हैं, तो इट मीन्स की टेम्परेचर फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर रहती है। देन नेक्स्ट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये कहाँ पे मिल रहे हैं? टेम्परेट जोन ऑफ, अब ये हिमालयाज में मिलेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? हिमालयन। देखो जो पहले वाले थे माउंटेन वेट टेम्परेट, ये आपको दोनों जगहों पे, नीचे साउथ में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, दोनों जगहों पे पाए जा रहे हैं। अब हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट मीन्स की जो हिमालयन वाला जो रीजन है वहां पे ही मिलेंगे। लगभग 1500 to 3300 मीटर की ये ऊंचाई पे मिलता है। ये है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, ये वाला जो पूरा एरिया यहाँ पे पाया जाता है। रेनफॉल यहाँ पे 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल मिलती है। मैप में आप देख सकते हो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, दिस वन। तो ये काफी ऑल्टीट्यूड पे ये पाया जाता है। देन हिमालयन ड्राई टेम्परेट।
देखो ये क्या था, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, देन ड्राई टेम्परेट। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये इनर ड्राई रीजन्स में मिलेंगे। देखो जो हमारे हिमालय हैं वो एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं तो इन हिमालय से टकराते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। लेकिन इनका जो ऑपोजिट जो पार्ट है, लीवॉर्ड साइड जो है, वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है। इसीलिए वो जो रीजन्स हैं वो ड्राई रह जाते हैं। तो वहीं पे डेवलप हुए हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे है जैसे कि लद्दाख है, लाहौल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम, ये जो एरियाज है हिमालयन पार्ट की। तो यहाँ पे ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं क्योंकि प्रिसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। और जो रेनफॉल होता भी है वो स्नो के फॉर्म में होता है, बिकॉज ये काफी ऑल्टीट्यूड पे है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं विद जीरोफिटिक स्क्रब। देखो कोनीफेरस फॉरेस्ट कैसे होता है, कोन के शेप के होते हैं इस तरीके से। तो कोनी, बिकॉज यहाँ पे स्नोफॉल बहुत हो रहा है, तो जहाँ पे भी स्नोफॉल होगा वहां पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा। अगर वहां पे नॉर्मल ट्रीज होते हैं तो जो स्नो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है उसके ऊपर, ट्री के ऊपर, और उसको डैमेज कर सकता है। तो इस तरीके का जो कोन शेप होता है ट्री का, वो एक तरीके का एडेप्टेशन है, उसमें स्नो एक्यूमुलेट नहीं होता, वो नीचे आ जाता है। इससे जो प्लांट है वो डैमेज नहीं होता। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं जिसमें कि मेन स्पीशीज हैं देवदार, ओक, ऐश, ऑलिव, ये सब पाई जाती हैं। तो ये हो गया माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट इज एल्पाइन फॉरेस्ट। अब एल्पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे पाए जा रहे हैं, लगभग 2900 मीटर से लेके 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये मिल रहे हैं। तो एल्पाइन फॉरेस्ट काफी हाइट पे हैं। तो यहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, एंड कुछ ब्रॉड लिव्ड ट्रीज भी मिल सकती हैं। देखो दीज आर द कोनीफेरस ट्रीज, देखो इनका शेप आप देख सकते हो, लगभग कोन के शेप के ये होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रोन, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है यहाँ की। तो हम देखते हैं कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट टाइप कितनी एरिया को कवर करता है। सबसे ज्यादा 37% जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 28% एरिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। 8% एरिया है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। 6.6% एरिया माउंटेन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। 4% एरिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद 3.6% एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। 3.4% माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। 2.5% सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। 2.1% लिटोरल। फिर बाकी जो ये फिर बाकी जो फॉरेस्ट एरियाज है लाइक लिटोरल, स्वाम्प, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव, माउंटेन ड्राई टेम्परेट, ट्रॉपिकल ड्राई टेम्परेट, ये काफी कम एरिया को कवर करते हैं। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग फॉरेस्ट, हाउ फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स में, क्या पर्पस होता है और किन तरीकों से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। देन 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ आर फॉरेस्ट साइट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। सो यू कैन एक्सपेक्ट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको कोर्स में करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। तो कोर्स फीचर्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, एंड जो करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री वो सब भी यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। बाई वीकली टेस्ट, रिविजन क्लासेस, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सब करवाए जाएंगे आपको। सो स्टूडेंट्स यू कैन रजिस्टर फॉर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कोर्स बाय विजिटिंग रजिस्ट्रेशन लिंक। कोर्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।